हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। बेटा, आज की वीडियो है क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए और आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 है, दैट इज बिजनेस सर्विसेज। आज जो चैप्टर करवाऊंगी बहुत मजेदार होने वाला है। इस चैप्टर को एंड तक देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा और आज ही होपफुली 2 वीडियो में चैप्टर खत्म कर दूंगी। आज आपकी एक वीडियो और एक वीडियो और बहुत अच्छे से देखिएगा बेटे, समझिएगा। होपफुली आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल हो ये। और जो हमारे चैनल पे नए हैं जल्दी से जाके सब्सक्राइब करिए। चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिजनेस सर्विसेज। देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बिजनेस सर्विसेज आप लोगों को सर्विसेज पता होनी चाहिए। अब सर्विसेज क्या होता है बेटे? सर्विसेज अगर प्रोवाइड करी जाए जिससे किसी भी पर्सन को इनकम जनरेट हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक टीचर किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रही है जिसको पर मंथ उसको सैलरी मिल रही हो, तो उसके लिए वो इनकम जनरेट हो रही है। ठीक है, तो सर्विसेज प्रोवाइड करने से मेनली इनकम जनरेट होती है। सच एज सपोज करिए बैंकिंग सर्विसेज हो गई। बैंकिंग अपनी क्लाइंट को क्या करता है? बैंक अपने क्लाइंट को लोन की फॉर्म में सर्विसेज प्रोवाइड करता है और भी अदर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। सेविंग अकाउंट खोल के रखता है जिसके अंदर वो क्या चीज करता है? पैसा जमा करता है। करंट अकाउंट, एटीएम फैसिलिटीज, जिससे उनको इनकम जनरेट होती है। तो सर्विसेज मेनली प्रोवाइड करी जाती है जिसका मेन एम क्या होता है? इनकम जनरेट करना। डॉक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिसका मेन एम क्या होता है? सर्विस के बदले पैसा कमाना। तो देख लीजिए, सर्विस सेक्टर इंक्लूड करता है कमर्शियल फर्म्स जो हेल्प करे इनकम जनरेट करने में, जो एंगेज किस चीज में है? बैंकिंग। बैंक क्या करता है? अपने क्लाइंट को फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ लोन एक्सेट्रा, जिससे इनकम जनरेट होगी। कम्युनिकेशन क्या चीज हो गया बेटे? 2 वे प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ मोबाइल फोन। सर्विसेज प्रोवाइड होने पर जब क्या होगा? मोबाइल फोन की सेल होगी, उससे क्या होगा? पैसा जनरेट होगा, इनकम जनरेट होगा, तो वो क्या हो गया? सर्विसेज। अब नेक्स्ट होगा ट्रांसपोर्ट सर्विसेज हो गया बेटा। इंश्योरेंस फैसिलिटी हो गया, इंश्योरेंस सर्विसेज हो गया। वेयर हाउसिंग सर्विसेज, जिसके अंदर हम अपना सामान स्टोर करके रख सकते हैं। ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के अंदर क्या आ गया? बस की फैसिलिटी हो गई, ट्रेन की फैसिलिटी हो गई, जिससे इनकम जनरेट कर रहे हैं। इंश्योरेंस सर्विसेज क्या हो गया? जैसे फॉर एग्जांपल थेफ्ट, चोरी हो गया, कहीं कुछ और मिसहैपनिंग हो गई, उससे इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड करके रखती है। ठीक है, आपके सामान को प्रोटेक्ट करके रखती है, जिससे वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं आपको। तो ये सब सर्विस सेक्टर के अंदर आएगा। आई होप आपको सर्विसेज बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। दी सर्विसेज सेक्टर कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब होता है इकट्ठा करके रखना। ये सर्विस सेक्टर इकट्ठा करके रखता है जिससे ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेता है, विच इज मस्ट किस चीज के लिए? फॉर द स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, ताकि बिजनेस एक्टिविटीज बहुत अच्छे से चलती रहे और इनकम जनरेट होती रहे बाय प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू द अल्टीमेट कस्टमर। ठीक है बेटा, तो ये सर्विस सेक्टर क्या करता है? इकट्ठा करके एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर लेगा जो हेल्प करेगा स्मूथ फ्लो ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज। देखिए बेटा, कोई भी बिजनेस क्या प्रोवाइड करता है? गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, या तो गुड्स या फिर सर्विसेज। अब दोनों में डिफरेंस क्या है हम देख लेते हैं। सर्विसेज हमेशा इंटेंजिबल होगी बेटा जी, ये बात याद रखिएगा। सर्विसेज हमेशा क्या होगी? इंटेंजिबल, विच कैन नॉट बी टच्ड। अगर एक डॉक्टर अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो वो इंटेंजिबल होगा, हम जिसको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, गुड्स आर टेंजिबल विच कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अगर आप गुड्स को अगर आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाना चाहोगे अक्रॉस द बॉर्डर भी, यू कैन सी, आप देख भी सकते हैं व्हाइल क्रॉसिंग द बॉर्डर। इन्वेंट्री स्टॉक, नो रिक्वायरमेंट टू मेंटेन इन्वेंट्री इन दी सर्विसेज सेक्टर। सर्विस के अंदर हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती किसी इन्वेंट्री, किसी स्टॉक को मेंटेन करने की। ठीक है, याद रखिएगा, इन्वेंट्री का मतलब होता है स्टॉक। वेयर एज इन्वेंट्री मस्ट बी मेंटेन, गुड्स के लिए इन्वेंट्री स्टॉक में रखा जाता है, जब जरूरत पड़े तब गोडाउन से निकाल लो। ठीक है बेटा, इनसेपरेबल, सर्विसेज कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम प्रोवाइडर्स। देखिए, एक डॉक्टर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, एक टीचर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, एक बैंकिंग सेक्टर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। सर्विसेज कभी भी सेपरेट नहीं हो सकती जो उसको प्रोवाइड कर रहा है। वेयर एज गुड्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द प्रोवाइडर। गुड्स सेपरेट हो सकता है कहां से? प्रोवाइडर से। क्योंकि प्रोवाइडर कौन हो गया? क्योंकि क्या चीज हो गया बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। प्रोडक्शन हुआ गुड्स का, ठीक है, अब वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे मूव कर सकता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, आज मैं ये पेन अपने पास रखूं, कल मैं किसी और को भी बेच सकती हूँ। तो ये बात बोल रहे हैं गुड्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम प्रोवाइडर। ठीक है, गुड्स सेपरेबल है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे भी हम जा सकता है, लेकिन सर्विसेज कभी नहीं जा सकती। सर्विसेज जो प्रोवाइड करेगा उसी के पास रहेगी।
स्टैंडर्डाइजेशन, इट इज डिफिकल्ट टू स्टैंडर्डाइज एंड मेंटेन क्वालिटी। अब सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए एक स्टैंडर्डाइज और उसकी क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और गुड्स कैन बी स्टैंडर्डाइज, जितना ज्यादा रॉ मटेरियल और अच्छा यूज करोगे, इनोवेटिव टेक्निक यूज करोगे, तो गुड्स अच्छे से अच्छे स्टैंडर्ड क्वालिटी का बन सकता है। नेचर, इट इज एन एक्टिविटी और प्रोसेस, एग्जाम्पल वॉचिंग अ मूवी। देखिए अब ध्यान से सुन लीजिए, सर्विसेज एक एंटरटेनमेंट हब ने क्या प्रोवाइड करी, एक मूवी लगा दी सिनेमा में, जो क्या चीज है, ऐसी एक्टिविटी और प्रोसेस, ठीक है, जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। एग्जाम्पल वॉचिंग अ मूवी, एक मैंने जैसे बताया आपको इंटरनेट हब है, ठीक है, एंटरटेनमेंट हब है, जिसने एक सिनेमा के अंदर एक मूवी लगा दी, तो जब लोग उसको मूवी को वॉच करने जा रहे हैं तो वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जिससे एंटरटेनमेंट हब को क्या चीज मिला, इनकम, पैसा। तो इट इज एन एक्टिविटी और प्रोसेस, ये एक ऐसी एक्टिविटी और प्रोसेस है जिसमें एक पर्सन सर्विसेज प्रोवाइड करेगा जिससे उसे इनकम जनरेट होगी। गुड्स, इट इज अ फिजिकल ऑब्जेक्ट विच कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एग्जाम्पल कार, टीवी एसेट्रा, ये फिजिकल ऑब्जेक्ट है। ठीक है बेटा, सर्विसेज का मतलब होता है सर्विसेज प्रोवाइड करने पे पैसा जनरेट होना, और वेयर एज गुड्स कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एग्जाम्पल कार, टीवी एसेट्रा। टाइप, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस जिस पर्सन के पास सर्विसेज है वही वो प्रोवाइड कर सकता है। होमोजीनियस, गुड्स एक जैसा ही होगा। अगर ये पेन बन रहा है तो हजारों पेन ऐसे बनेंगे जो गुड्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे किसको बेटा, अल्टीमेट कस्टमर को, जो उसको बाय करेंगे एंड देन उनको सेटिस्फेक्शन होगा और वो इनकम जनरेट करेंगे ज्यादा से ज्यादा, प्रोड्यूसर। नेक्स्ट है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, जो सर्विसेज प्रोवाइड करेगा वही सर्विसेज प्रोवाइड करेगा, इसके अंदर बेटा ओनर चेंज नहीं हो सकता। अगर एक डॉक्टर है, ठीक है, एमबीबीएस एमडी है, सर्जन है, तो जो अपनी सर्विसेज वो प्रोवाइड कर रहा है उसके बदले कोई और नहीं प्रोवाइड कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गुड्स, ओनरशिप कैन बी ट्रांसफर्ड। अब एक कंपनी है, सपोज करो एक पेन बना रही है, सपोज करो उसने वो कंपनी बंद कर दी और किसी और ने वो कंपनी खोल ली, तो क्या चीज होगा, ओनरशिप कैन बी ट्रांसफर्ड। आई होप सर्विसेज और गुड्स अच्छी तरीके से क्लियर हो गया हो, डिफरेंस भी अच्छे से पता चल गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ सर्विसेज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी, इसको अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, एग्जाम में पूछ लेते हैं। अब सर्विसेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स, सर्विसेज 3 तरह की होती हैं। एक है आपका बिजनेस सर्विसेज, दूसरा है आपका सोशल सर्विसेज रिलेटेड टू सोसाइटी, पर्सनल सर्विसेज। इनकी डिटेल पढ़ते हैं, चलिए। अब इनकी डिटेल क्या चीज है, बिजनेस सर्विसेज देख लीजिए। बिजनेस सर्विसेज क्या होती है, आर दो सर्विसेज जो आपको बताया विच आर यूज्ड बाय द बिजनेस एंटरप्राइज टू कैरी अ बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस सर्विसेज ऐसी सर्विसेज है जो कौन यूज कर रहा है, बिजनेस एंटरप्राइजेज जो प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज, ताकि वो बिजनेस एक्टिविटीज बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज बहुत अच्छी तरीके से कर पाए, मोर स्मूथली कर पाए। और बिजनेस सर्विसेज के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज के अलावा और भी चीज है, और भी सर्विसेज हैं जो प्रोवाइड करी जाती है अल्टीमेट क्लाइंट को, जैसे बैंकिंग सर्विसेज हो गई, इंश्योरेंस सर्विसेज हो गया, अभी आपको समझाया था, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, वेयर हाउसिंग हो गया, और आपका क्या हो गया, कम्युनिकेशन। अच्छे से कर लीजिएगा बेटा। अब देख लीजिए सोशल सर्विसेज क्या है भाई। सोशल का मतलब होता है सोसाइटी, ऐसी सर्विसेज जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए प्रोवाइड करी जाए, ऐसी सर्विसेज जो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए प्रोवाइड करी जाए। सोशल सर्विस आर कैरिड वॉलेंटरी टू अचीव सोशल गोल्स, यानी कि इसके सोसाइटी की गोल्स अचीव करने के लिए ऐसी सर्विसेज जो प्रोवाइड करी जाए, और टू अपलिफ्ट दी सोसाइटी, सोसाइटी के भले के लिए, वेलफेयर के लिए, और सोसाइटी को थोड़ा अपलिफ्ट करने के लिए एट लार्ज लेवल। दी सोशल सर्विसेज में इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। बेटा ध्यान से देख लीजिए, सोशल सर्विस का मतलब ये होता है सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा काम करना, ताकि ज्यादा से ज्यादा जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो पुअर लोग हैं, उनके स्टैंडर्ड में कुछ इंप्रूव कर सके, ठीक है, और सोसाइटी को थोड़ा सा अपलिफ्ट कर सके, भेदभाव खत्म हो, डिस्पैरिटी खत्म हो, और थोड़ा सा जो हमारा पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और थोड़ा सा इंप्रूव कर सके बाय प्रोवाइडिंग देम। कैसे करेंगे लेकिन ये, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, इंप्रूविंग सैनिटेशन, हेल्थ केयर में क्या हुई, मेडिकल फैसिलिटीज, सैनिटेशन में साफ सफाई हो गया बेटा इन स्लम एरिया, ठीक है, एजुकेशन एक्सेट्रा। अब देखिए वीकर सेक्शन की कैसे हेल्प कर सकते हैं, बहुत ज्यादा लोग बीमार होते हैं, उनके पास इलाज करवाने के लिए भी पैसे नहीं होते, उनको क्या प्रोवाइड करके, हेल्थ केयर फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज, सैनिटेशन, साफ सफाई स्लम एरिया में बहुत बेकार होती है वो प्रोवाइड करके, एजुकेशन प्रोवाइड करके, ताकि छोटे से छोटे बच्चे को एजुकेशन मिल सके, 6 to 12
एज के ग्रुप के बच्चों को सरकार की तरफ से फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड करी जाती है। तो दिस सर्विसेज आर कैरिड बाय, अब ये सर्विसेज कौन प्रोवाइड करा, जो भी आपको बताया, गवर्नमेंट हो गया, बिजनेस एंटरप्राइज हो गया और एनजीओ हो गए आपके, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये भी हेल्प करते हैं ज्यादा से ज्यादा किसको, पुअर सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी को। तो सोशल सर्विसेज का मतलब है सोसाइटी के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करना, मेनली किसके लिए, वीकर सेक्शन ऑफ दी सोसाइटी को, बाय प्रोवाइडिंग देम हेल्थ केयर फैसिलिटीज, सैनिटेशन की फैसिलिटी देना, साफ सफाई की, और एजुकेशन दी मेन। देखिए बेटा, अब क्या है, पर्सनल सर्विसेज। पर्सनल सर्विसेज होती है खुद के लिए सर्विसेज। अब ये डिपेंड करता है कस्टमर टू कस्टमर, हर कस्टमर को डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करना। जैसे पर्सनल सर्विसेज आर एक्सपीरियंस डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर, ठीक है बेटा। दीज डिफर अकॉर्डिंग टू दी सर्विसेज प्रोवाइडर, जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। दीज ऑल्सो डिपेंड अपॉन दी कस्टमर। अब कस्टमर को किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, किस तरह की सर्विसेज चाहिए, ये डिपेंड होता है कस्टमर डिमांड पे और प्रेफरेंस पे। जैसे एग्जांपल टूरिज्म हो गया, रेस्टोरेंट हो गया। अब रेस्टोरेंट में तो बेटा हर कोई अलग अलग खाना खाता है, और किस तरह की सर्विस चाहिए, किस तरह का खाना चाहिए, तो वो कस्टमर टू कस्टमर डिपेंड करता है, ठीक है। सेम टूरिज्म, किसी को कोई जगह घूमना है, किसी को कोई जगह घूमना है, तो ये डिपेंड करता है कस्टमर टू कस्टमर में किस तरह की वो सर्विसेज लेना चाह रहे हैं और किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइडर उनको प्रोवाइड करे। आई होप आपको पर्सनल सर्विस भी अच्छे से क्लियर हो गया हो। अब नेक्स्ट आता है आपका वेरियस कैटेगरीज ऑफ बिजनेस सर्विसेज। वेरियस कैटेगरीज ऑफ बिजनेस सर्विसेज के अंदर क्या क्या आता है बेटा, बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज हो गया, वेयर हाउसिंग सर्विसेज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। चलिए बेटा पहले देखते हैं, हमारा आ गया बैंकिंग सर्विसेज। अब बैंकिंग सर्विसेज क्या होता है, ध्यान से देखिए। अ बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच अट्रैक्ट मनी और डिपॉजिट फॉर द पर्पज ऑफ बीइंग लेंड टू इंडस्ट्री और ट्रेड। बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो अट्रैक्ट करता है मनी ऑन डिपॉजिट फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग लेंड टू इंडस्ट्री। देखिए बेटा, बैंकिंग सर्विसेज का मतलब है बैंक सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को। किस तरह से प्रोवाइड करता है, बाय प्रोवाइडिंग देम लोन। लोन प्रोवाइड करता है, कोई अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रख के जाता है, कोई अपना कोई भी एसेट रख करके जाता है, जिससे क्या चीज होता है, इन द फॉर्म ऑफ लोन क्लाइंट को प्रोवाइड करता है बैंक, जब भी उसको बिजनेस के लिए जरूरत पड़ती है, ठीक है बेटा। अब एक बात और सुनिए, बैंकर्स आर नॉट मियरली मनी लेंडर्स। बैंकर्स कोई मनी लेंडर्स नहीं होते हैं, लेकिन बैंक क्या करता है, लेंड्स व्हाट इट बोरोज फ्रॉम अदर। अब बैंक किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। बैंक किस तरह की, सपोज करो ये आपका एक बैंक है, ठीक है बेटा, ये क्या चीज हो गया, ये आपका बैंक हो गया, ठीक है, और ये आपका कोई पर्सन है, ये क्या करेगा, इसको लोन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। कब प्रोवाइड करेगा, यही वो पर्सन है जो अपने पैसे क्या करेंगे, कैश डिपॉजिट करेंगे, बैंक के अंदर जमा करेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, यही पर्सन कैश डिपॉजिट करेंगे और यही पर्सन को बैंक क्या कर देगा, लोन। जो लोगों ने पैसे डिपॉजिट करे होते हैं बैंक के अंदर, वही बैंक लोन की फॉर्म में किसको दे देगा, पर्सन को दे देगा। किस चीज के लिए, जब उनको बिजनेस रन करना होगा। अब एक बात ध्यान से सुनिए, किसी पर्सन ने क्या चीज करा, कैश डिपॉजिट कर दिया बैंक में, उसके उसे 4% इंटरेस्ट प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, जो भी उसने पैसे डिपॉजिट करे कैश की फॉर्म में, कहां पर, बैंक के अंदर। अब बैंक ने लोन प्रोवाइड करा किसी पर्सन को, वो कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करा, 10% इंटरेस्ट रेट पे, तो तब भी 6% बैंक के पास प्रॉफिट की फॉर्म में पैसा बच गया। अब उससे क्या होगा, बैंक क्या करेगा, इसके बाद बैंक जितने भी उसके जो भी काम कर रहे हैं उनको सैलरी देना, फिर उसके बाद जो पैसे बचेंगे उससे बैंक क्या करेगा, मजे करेगा। तो तब भी बैंक फायदे में है, उसने क्या चीज करा, 4% इंटरेस्ट पे क्या कर दिया, लोगों ने जो पैसा डिपॉजिट करा है उस पे ये कह दिया, हाँ जी आप डिपॉजिट कर दो, 4% आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और उन्हीं के पैसे जो जमा है उनसे इन्हें लोगों को लोन दे दिया, जो कितने परसेंट पे दे दिया, 10% पे। 6% तो तब भी उनके पास, बैंक के पास बच गया, उससे क्या होगा, बैंक के लिए वो प्रॉफिट है, मजे करेगा। तो क्या चीज है, बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो अट्रैक्ट करता है मनी ऑन डिपॉजिट, ठीक है। लोग पैसा क्यों जमा करके रखते हैं बैंक में, कि इंटरेस्ट रेट मिलेगा, ठीक है, और वही पैसा वो किसको लेंड कर देता है, इंडस्ट्री को। किस चीज के लिए, बिजनेस करने के लिए। तो बैंकर आर नॉट मियरली मनी लेंडर, कोई मनी लेंडर नहीं है। बैंक लेंड्स व्हाट इट बोरोज फ्रॉम अदर, जो पैसा लोगों से लेगा वही वो बोरो कर देगा। एंड बैंक इज बायर एंड सेलर ऑफ मनी, इसलिए बैंक को कहा जाता है वो बायर और सेलर है मनी का। अ बैंक अर्न अ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बाय लेंडिंग, अभी आपको बताया इतना सारा प्रॉफिट कैसे लेंड करा उसने, विच इट बोरोज, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग मीन्स accepting deposit of money from the public for the purpose of lending और investment। इसका मतलब क्या हो गया,
अकॉर्डिंग टू बैंकिंग सिस्टम रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंगली बैंकिंग का मतलब क्या है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, पब्लिक से पैसा डिपॉजिट करना फॉर द पर्पस ऑफ क्या? लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट। क्या करेगा? वही पैसा वो क्या कर देगा? लोगों को लोन की फॉर्म में आगे दे देगा। जो पैसा लोगों ने सेव करने के लिए बैंक में क्या चीज करा है? डिपॉजिट करा है, उसको इंटरेस्ट रेट दे देगा और आगे और हाई इंटरेस्ट रेट पे लोन प्रोवाइड कर देगा। इससे बैंक के लिए क्या होता है? प्रॉफिट। इसलिए ये किसके अकॉर्डिंग है? इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। चलिए नेक्स्ट क्या है? टाइप्स ऑफ अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट देख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, अच्छे से करिए, एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ अकाउंट में सबसे पहले है आपका सेविंग डिपॉजिट अकाउंट। अब बेटा एक बात सुनिए, जनरल पब्लिक आप हो गए, हम हो गए, सब क्या चीज करते हैं? हम बैंक में जब भी अकाउंट खुलवाने जाएंगे तो हमारे माइंड में क्या आएगा? सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट किस लिए होता है? सेविंग अकाउंट ये होता है, हम कम से कम पैसा भी अगर हमें डिपॉजिट करना है तो हम सेविंग अकाउंट जाके हम क्या करेंगे? ओपन करवा लेंगे बैंक से और उसके अंदर हम अपने पैसे डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देंगे। दूसरी बात आप याद रखिएगा, इसके अंदर हम बार बार ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, इसकी कुछ लिमिट होती है। हम एक दिन के अंदर 15 से 20 हजार रुपए की ही ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तीसरी बात, बैंक हमें इशू करेगा इसके अंदर चेकबुक, ठीक है बेटा, और एक पासबुक। पासबुक किस लिए करी जाती है? आप अपनी एंट्री करा सकते हैं, कितना पैसा आपने उसके अंदर डिपॉजिट करा, कितना पैसा आपने निकाल लिया। ये बात अच्छे से याद रखिएगा, सेविंग अकाउंट जो मैंने आपको बताया। अ पर्सन कैन ओपन अ सेविंग डिपॉजिट अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग अ स्मॉल सम ऑफ मनी। एक छोटा सम ऑफ मनी से हम क्या चीज कर सकते हैं? सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। He can or she can withdraw money from his account whenever needed। कोई भी पर्सन इसके अंदर से अकाउंट में से पैसे निकाल सकता है जब भी उसको जरूरत पड़े, ठीक है। एंड कैन डिपॉजिट whenever surplus is available। जब उसके पास ज्यादा पैसा होगा वो उसके अंदर डिपॉजिट कर सकता है। डिपॉजिटर इज इशूड अ चेक बुक, पासबुक एंड अ डेबिट कार्ड, ठीक है बेटा। डेबिट कार्ड क्या हो गया? आपका एटीएम। डिपॉजिटर इज इशूड, आपको एक चेक बुक दे दिया जाएगा, आपको एक पासबुक एंट्री के लिए दे दी जाएगी और आपको क्या दे दिया जाएगा? एटीएम कार्ड, ठीक है, जिसको हम प्लास्टिक मनी भी बोलते हैं। ऑल द अमाउंट्स डिपॉजिटेड एंड विड्रॉन बाय द डिपॉजिटर, जितना भी अमाउंट डिपॉजिट करा जाएगा एंड विड्रॉन बाय द डिपॉजिटर आर रिकॉर्डेड इन द पासबुक में क्या कर दिया जाएगा? रिकॉर्ड रख दिया जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सेविंग डिपॉजिट इज जनरली लोअर देन द फिक्स्ड डिपॉजिट। एफडी के अकॉर्डिंगली अगर हम करें, एफडी से कंपेयर करें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चीज है बेटा? रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है किसमें? सेविंग अकाउंट में। याद रखिएगा, कौन से अकाउंट में? सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में। अगर हम कंपेयर करने लग जाएं तो फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी, आपने सुना भी हो, एफडी होता है जिसमें से हम पैसा निकाल नहीं सकते, वो एक फिक्स पीरियड के लिए बैंक में रख दी जाती है, ठीक है, 5 साल 10 साल, और आपको इंटरेस्ट रेट सबसे एंड में उस पर मिलता है और काफी ज्यादा होता है उसके ऊपर एज कंपेयर टू क्या? सेविंग डिपॉजिट। सेविंग में तो क्या चीज होगा? कभी हमने पैसे डाल दिए, कभी हमने निकाल लिए, तो इसीलिए एफडी पे हमें ज्यादा पैसा मिलता है और बैंक उस पैसे को यूज करके लोन की फॉर्म में कितना प्रॉफिट कमा लेती है एफडी में। वेयर सेविंग अकाउंट के अंदर वो इतना ज्यादा पैसा नहीं कमा पाती, क्योंकि कोई ट्रांजेक्शन हो रही है, किसी ने को अभी पैसा चाहिए होगा, उसमें से निकाल सकता है, ठीक है बेटा। तो ऑल द अमाउंट डिपॉजिट एंड विड्रॉल बाय डिपॉजिटर आर रिकॉर्डेड इन द पासबुक। रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ सेविंग डिपॉजिट जनरली होता है एज कंपेयर टू आपका फिक्स डिपॉजिट। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ अकाउंट्स का सेकंड पार्ट, वो है आपका करंट डिपॉजिट अकाउंट। देखिए बेटा, करंट डिपॉजिट वो अकाउंट हो गया जिसके अंदर कौन चलाएगा? बिजनेसमैन, जिसकी ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा होती है, जिसकी ट्रांजैक्शन की अभी हमने पैसे डाल दिए, हमें 10 मिनट के बाद पैसे निकालने हैं, फिर हमें 1 घंटे के बाद पैसे डालने हैं, हमें कल और पैसे डालने हैं, फिर हमें निकालने हैं, जिसमें ट्रांजैक्शन ज्यादा हो, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या कहलाया जाता है? वो करंट डिपॉजिट अकाउंट। अब एक बात और जान लीजिए, करंट डिपॉजिट अकाउंट के अंदर आपको चेकबुक तो जरूर मिलेगी, इसके अंदर आपको कोई पासबुक नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया, अब 10 मिनट्स के बाद भी आप पैसे डाल रहे हो, निकाल रहे हो, तो पासबुक तो कितनी बढ़ जाएगी। और करंट डिपॉजिट अकाउंट के अंदर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। ये बिजनेसमैन यूज करते हैं पर्टिकुलरली। करंट डिपॉजिट अकाउंट आर ओपन बाय द बिजनेसमैन। The account holder can deposit and withdraw money whenever desired। जब भी उसकी मर्जी आएगी वो तब भी पैसा निकाल सकता है, डाल सकता है। Withdrawals are always made by check। अब ध्यान से सुनिएगा, जब भी पैसा निकालना होगा ये चेक के थ्रू ही निकलेगा, और इसके अंदर कितना भी पैसा आप निकाल सकते हैं, इसके अंदर ज्यादा अमाउंट भी डाल सकते हैं। अगर आपको छोटा अमाउंट डालना है तो सेविंग अकाउंट, अगर आपको ज्यादा पैसे निकालने हैं, बिजनेसमैन क्या करेगा? लेना देना ज्यादा करेगा, ट्रांजेक्शन ज्यादा होगी तो वो करंट अकाउंट ओपन
करेगा। ठीक है, ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिट लिमिट फैसिलिटी इज अवेलेबल इन दिस अकाउंट। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या चीज होता है बेटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सपोज करो आपने टाइप्स ऑफ अकाउंट का जो सेकंड पार्ट है, करंट डिपॉजिट अकाउंट के अंदर, करंट अकाउंट के अंदर किसी को चेक दिया जो कि सपोज करो आपके अकाउंट में है 5 लाख रुपए और आपने 7 लाख रुपए का दे दिया, आप उसको 7 लाख रुपए का बैंक उसको चेक कैश करके दे देगा। किस वजह से? आप क्या पे करोगे? इंटरेस्ट रेट उस पे ज्यादा। तो मतलब ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। ओवरड्राफ्ट का मतलब है जितना पैसा बैंक में है उससे ज्यादा बैंक किसी और को, कस्टमर को, जो आपने चेक साइन करके दिया वो आपको प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, तो ओवरड्राफ्ट एंड क्रेडिट लिमिट facility is available in this account. The businessman can receive their payment and make payment of their business transaction through this account, जो आपको बताया। इसके अंदर ये बात जरूर याद रखिएगा, नो इंटरेस्ट इज पेड, इसके अंदर इंटरेस्ट पे नहीं करा जाएगा ऑन करंट अकाउंट, रेदर सम सर्विसेज चार्ज इज चार्ज बाय बैंक फॉर रेंडरिंग सर्विसेज। अब इसके लिए क्या चीज होगा बेटा, बहुत ध्यान से सुनने लेगा। जो सर्विसेज बैंक इस अकाउंट के ऊपर आपको प्रोवाइड करेगी उसके वो क्या प्रोवाइड करेगी, जो सर्विसेज प्रोवाइड करेगी उसके वो आपसे क्या लेगी, चार्ज। वो चार्ज करेगी बाय बैंक, किसके लिए? फॉर रेंडरिंग सर्विसेज। बैंक इसकी सर्विसेज के आपसे पैसे रेंडर करेगी अगर आप करंट अकाउंट खुलवाओगे उसकी सर्विसेज मेंटेन करने के लिए। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट है आपका रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अब रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है, देखिए। अ डिपॉजिटर कैन डिपॉजिट अ फिक्स्ड अमाउंट से ₹100 एवरी मंथ फॉर अ फिक्स पीरियड। सपोज करो आई एम अ टीचर और मैंने बैंक को जाकर के कहा है कि मेरी 20,000 सैलरी है और इसके अंदर से आप पर मंथ मेरे 5,000 रुपए काट लीजिए और अपने पास सेव कर लीजिए। अब वो जो सेव करते रहेंगे, अब जो सेव करेंगे एक टाइम के बाद वो मुझे उस पर क्या प्रोवाइड करेंगे, इंटरेस्ट रेट ज्यादा। तो वो क्या चीज हो जाएगा, क्योंकि वो पर मंथ मेरी सैलरी का कुछ पैसा अपने पास रख रहे हैं तो जो इंटरेस्ट रेट देंगे वो मुझे ज्यादा करके देंगे, तो वो क्या कहला जाएगा, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। अपनी इनकम में से, अपनी सैलरी में से कुछ पैसा कट करा के बैंक के पास रखना, बैंक उसको आगे इन दी फॉर्म ऑफ लोन क्या करेगी, लोगों को दे देगी और जिससे बैंक को क्या होगा, ज्यादा प्रॉफिट। समझ रहे हो ना, उससे बैंक को क्या होगा, प्रॉफिट जनरेट होगा। तो बोल रहे हैं अ डिपॉजिटर कैन डिपॉजिट अ फिक्स अमाउंट ₹100 एवरी मंथ ऑफ अ फिक्स पीरियड। अब फिक्स पीरियड के लिए जो भी आपको बताया, फिक्स पीरियड के लिए आपने कह दिया 2 साल तक के लिए भाई मेरी सैलरी में से पैसे काट लो। मैंने बोल दिया मेरी सैलरी में से 5,000 रुपए काट लो और उस पर जो मुझे इंटरेस्ट रेट आएगा तो वो क्या चीज होगा, वो मुझे ज्यादा मिलेगा। दी अमाउंट टुगेदर विद इंटरेस्ट रेट इज रिपेड ऑन मेच्योरिटी। लेकिन आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा ज्यादा करके मिलेगा जब वो मेच्योर होगी। जैसे मैंने 2 साल बोला, 1 साल बोला। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन रिकरिंग डिपॉजिट इज हायर देन ऑन सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट से ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट किस पे मिलता है बेटा, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। बस याद रखिएगा कुछ फिक्स्ड अमाउंट आपको बैंक में रखना है और फिर उसके बाद आपने 1 साल के लिए बैंक को बोल दिया, 2 साल के लिए, और उस पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ज्यादा मिलेगा वो क्या होगा, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। नेक्स्ट है मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। अब मल्टीपल ऑप्शन बहुत अच्छा है, देखिए क्या होता है। दिस अकाउंट ऑफर मल्टीपल ऑप्शन टू द डिपॉजिटर। मल्टीपल ऑप्शन प्रोवाइड करेगा ये डिपॉजिटर को। दिस अकाउंट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट का बेटा जी ये कॉम्बिनेशन है। इन दिस अकाउंट ध्यान से देखिएगा, द डिपॉजिटर कैन एंजॉय द लिक्विडिटी ऑफ सेविंग, ठीक है, जो उसने पैसा सेव करके रखा हुआ है। करंट अकाउंट की फैसिलिटी भी वो क्या करेगा, इंजॉय करेगा। एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट, रेट ऑफ इंटरेस्ट किसका, फिक्स्ड डिपॉजिट का भी इसमें क्या करेगा, इंजॉय करेगा। तो मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट के अंदर क्या है, उसके अंदर बैंक ऑफर करता है डिपॉजिटर को। अकाउंट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेविंग अकाउंट भी हो सकता है, करंट अकाउंट भी जी हो सकता है, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। When the amount of deposit exceeds a particular limit, जब अमाउंट ऑफ डिपॉजिट एक्सीड कर जाएगा एक पर्टिकुलर लिमिट से, ऑटोमेटिकली दी अमाउंट गेट ट्रांसफर्ड इनटू फिक्स्ड डिपॉजिट। जब एक आपने पैसा अमाउंट क्या चीज करा हुआ, बैंक में रखा हुआ है, और वो एक्सीड कर दिया अबव द लिमिट, तो वो किस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, फिक्स्ड डिपॉजिट में। फिक्स्ड डिपॉजिट में ट्रांसफर हुआ तो उस पर तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा मिलता ही है। तो मल्टीपल ऑप्शन है जिसके अंदर सेविंग अकाउंट भी, करंट अकाउंट भी, और ऑटोमेटिकली जब पैसा बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, एफडी में, जिससे इंटरेस्ट रेट भी किसी भी डिपॉजिटर को ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। बहुत अच्छे से इसको कर लीजिएगा, आई होप अच्छे से समझ भी आ गया हो। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका आ रहा है वो है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अब टाइप ऑफ अकाउंट के अंदर बेटा पहला कौन सा है हमारा, हो गया फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट क्या हो गया, एफडी जिसको बोलते हैं। अ फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट क्या चीज होता है, इज रीपेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड। अब क्या होता है फिक्स्ड डिपॉजिट का मतलब क्या होता है कि हमने 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए
एफडी बनवा के रख ली और जब वो मैच्योर हो जाएगी तब हम एफडी को ले लेंगे। ठीक है बेटा, जब हम एफडी लेंगे तो उसमें क्या होगा, बैंक को बहुत फायदा होगा। बैंक को क्या फायदा होगा, वो अब 20 साल तक कोई पैसे एफडी की फॉर्म में देता रहा तो उसको क्या होगा, लोन में आगे लोगों को देंगे जिसका वो हायर परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट अपने पास रखेंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा लेकिन जब हमारी एफडी क्या हो जाएगी, मैच्योर। लेकिन अगर किसी को ये हो गया कि नहीं मुझे तो पैसे अभी चाहिए, मुझे बहुत जरूरत पड़ गई, अगर आपने एफडी तुड़वाई तो आपको कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, आपको उसके पैसे दे दिए जाएंगे, चाहे आप बाद में भी पैसे लेकर के उनके पास चले जाएं कि नहीं आज जरूरत थी कल फिर हम लेके आ गए कि आप दोबारा कर दो, ऐसा नहीं होने का, याद रखिएगा। तो अ फिक्स्ड डिपॉजिट इज रीपेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ स्पेसिफाइड पीरियड, इट कैन बी 5 years, 10 years, 20 years, द पीरियड में वेरी फ्रॉम 6 months to 5 years। ये आपको मैंने बता दिया है ये क्या चीज है। किसी को अगर अपनी एफडी 6 महीने तक करवानी है उसके बाद वो मैच्योर हो गई तब आप ले लें, 5 year तक करवानी है उसके बाद ले लें, 5 year के बाद भी आपका मन हो कि नहीं मुझे दोबारा करवानी है तो आप क्या करोगे, इंटरेस्ट रेट रख के अगले दिन फिर उसकी एफडी करवा दोगे। ठीक है, आप एफडी करवा सकते हो लेकिन उसकी टाइम लिमिट क्या होगा, द पीरियड में वेरी फ्रॉम 6 months to 5 years। याद रखिएगा, लॉन्गर द पीरियड ऑफ डिपॉजिट, जितना ज्यादा आपने डिपॉजिट लॉन्गर पीरियड के लिए रख दिया, हायर इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, हायर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे मैंने बताया 5 साल के लिए एफडी बना दी, उस पर इंटरेस्ट ले लिया, उसके बाद फिर आपको ये लगा चलो इंटरेस्ट तो ले लिया, अब हमें फिर दोबारा एफडी करानी है, अगले दिन फिर करा दो उसको। इट कैन बी कितने भी साल के लिए हो सकती है। ठीक है, और ये फायदेमंद भी है। द बैंक इशू आ रिसिप्ट टू द डिपॉजिटर, बैंक इशू करके देगा एक रिसिप्ट डिपॉजिटर को। ठीक है, एक्नॉलेजिंग द रिसिप्ट कॉल्ड फिक्स्ड डिपॉजिट। वो रिसिप्ट किस चीज की होगी, रिटन फॉर्म में होगी, फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट कहलाई जाएगी वो रिसिप्ट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन एफडी इज हाईएस्ट, एफडी में हमेशा ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है बेटा, आई होप आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। टाइप्स ऑफ अकाउंट में एक बार मैं फटाफट से क्विक रिवीजन करवा देती हूँ। सेविंग डिपॉजिट अकाउंट के अंदर एक छोटा स्मॉल मनी से आप सेविंग डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हो। जब भी किसी पर्सन के माइंड में आया कि हमें अकाउंट खोलना है तो सबसे पहले सेविंग डिपॉजिट अकाउंट खुलता है, जिसमें जो भी छोटा छोटा अमाउंट क्या करेगा, डिपॉजिटर डिपॉजिट कर सकता है बैंक में, उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको मिल रहा है। ठीक है, जनरली। और इसके अंदर आपको एक चेक बुक दी जाएगी, एक पासबुक दी जाएगी और थर्डली आपको एक एटीएम प्रोवाइड करा जाएगा सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में, ताकि आप पासबुक के अंदर सारी एंट्री करवा सकते हैं और इसके अंदर ट्रांजैक्शन आप ज्यादा नहीं करा सकते हैं। डेली आप ट्रांजैक्शन 15 से 20 हजार रुपए की ही करा सकते हैं, 15 to 20,000। वो आपका सेविंग अकाउंट हो गया। अब हो गया करंट डिपॉजिट अकाउंट। करंट डिपॉजिट अकाउंट जनरली बिजनेसमैन करता है। अब करंट डिपॉजिट अकाउंट क्यों ओपन करवाता है बेटा, जब ट्रांजैक्शन रोज आना बहुत टाइम के लिए हो, जैसे फॉर एग्जांपल 10 मिनट्स के अंदर आपको ट्रांजैक्शन करवानी है, फिर आपको 1 hour के बाद ट्रांजैक्शन करवानी, पैसे का देन लेन जिसके अंदर ज्यादा हो वो करंट डिपॉजिट अकाउंट ओपन करवाता है। जनरली ये बिजनेसमैन करवाता है और इसके अंदर हमेशा सिर्फ चेक बुक दी जाएगी और अगर किसी को आपको पेमेंट करनी है तो आपको चेक की फॉर्म में ही बैंक में पे करना पड़ेगा चेक, तभी आपको कैश मिलेंगे। ठीक है, इसके अंदर कोई भी पासबुक नहीं दी जाएगी। पासबुक इसलिए नहीं दी जाएगी क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी एंट्री होती है तो पासबुक कितनी जल्दी वो फिनिश ऑफ हो जाएगी। और करंट डिपॉजिट अकाउंट के अंदर कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। ठीक है बेटा जी, चेक ही साइन करके देना पड़ता है। तो करंट डिपॉजिट अकाउंट किसके लिए फायदेमंद है, बिजनेसमैन के लिए फायदेमंद है। अब करंट डिपॉजिट अकाउंट जो बिजनेसमैन ओपन करेगा, इसके लिए अपनी सर्विसेज जो बैंक प्रोवाइड करेगा इस अकाउंट के थ्रू, उसके लिए जो डिपॉजिटर होगा उसको कुछ पैसे बैंक को देने पड़ेंगे, सर्विस चार्ज जिसको बोला जाएगा। अब है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट का मतलब ये है, सपोज करो आई एम अ टीचर और मेरी 20,000 सैलरी है तो मुझे कुछ फिक्स्ड अमाउंट में कितने भी साल के लिए बैंक को देती रहूं। ठीक है, जैसे 5,000 रुपए कहूँ कि पर मंथ आप काट लीजिए। ठीक है, और बाद में मेच्योर जब वो हो जाएंगे, 2 साल तक मैंने दिए, उस पर इंटरेस्ट रेट एज कंपेयर टू सेविंग डिपॉजिट अकाउंट से ज्यादा मिलेगा। तो 2 साल तक मैंने 5-5 हजार रुपए बैंक के अंदर रखवाए। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जिसका इंटरेस्ट रेट मुझे ज्यादा से ज्यादा मिलेगा एज कंपेयर टू सेविंग डिपॉजिट अकाउंट में। नेक्स्ट है आपका, लेकिन तब मिलेगा जब ये मैच्योर हो जाएगा। जैसे मैंने 2 साल के लिए कहा बैंक को कि आप पैसे काट लीजिए, उसके बाद जब एक साथ पैसा मिलेगा उस पर इंटरेस्ट रेट काफी अच्छा मिलेगा। नेक्स्ट एफडी। एफडी तो आप लोगों को पता भी होगा, ये होता है फिक्स्ड डिपॉजिट। ठीक है, फिक्स्ड डिपॉजिट अभी मैंने बताया भी था, रीपेबल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड। ठीक है, जब जैसे 6 महीने से लेके 5 years तक आप अपने पैसे फिक्स्ड डिपॉजिट की फॉर्म में बैंक में रख सकते हैं, जिसका अच्छा खासा इंटरेस्ट आपको मिलेगा, हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट इस पे मिलता है। ठीक है, द बैंक इशू अ रिसिप्ट। अब बैंक क्या कर देगा, एक रिसिप्ट इशू कर देगा जब आपकी एफडी मैच्योर हो जाएगी, जो क्या कहलाई जाएगी, आपको फिक्स्ड डिपॉजिट रिसिप्ट। और आपको पर मंथ जो आप पैसे डिपॉजिट करेंगे
तो आपको उसकी भी रिसिप्ट दे दी जाएगी। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई होता है। अब नेक्स्ट है आपका मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। अब मल्टीपल ऑप्शन अकाउंट क्या चीज होता है? मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट वो होता है जब बैंक प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर को, अपने डिपॉजिटर को मल्टीपल सर्विसेज। फॉर एग्जांपल सेविंग फैसिलिटीज भी, सेविंग डिपॉजिट अकाउंट की फैसिलिटी भी, करंट डिपॉजिट अकाउंट फैसिलिटी भी। और जब इन अकाउंट के अंदर पैसा ज्यादा हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा एफडी में। अब एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा तो उस पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा से ज्यादा मिलेगा। तो वो क्या होगा? जो इंटरेस्ट रेट ज्यादा से ज्यादा इसमें मिलेगा तो वो क्या कहलाया जाएगा? मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट। आई होप आपको बहुत अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हुआ हो। ये टॉपिक बहुत अच्छा था, इसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा। टिल देन इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिएगा, एंड तक देखिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। बहुत शानदार टॉपिक था और ये चैप्टर बहुत अच्छा है। ठीक है बेटा जी, और अपने फ्रेंड्स को भी पढ़ाइएगा कि जरूर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही सपोर्ट करते रहना और ऐसे ही पढ़ाई करते रहना। होपफुली वीडियो आपके एग्जाम में बहुत काम आए। थैंक यू सो मच।